आज की हमारी चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इन सार्वजनिक अपीलों पर नजर डालेंगे। फिर ज्वेलरी बाजार में मची उथल-पुथल की बात करेंगे। इसके बाद करेंसी पर दबाव, कैपिटल फ्लाइट और ग्लोबल मार्केट से अपनी तुलना करेंगे। और आखिर में कृषि क्षेत्र के जोखिमों और इन अपीलों बनाम ढांचागत सुधारों पर बात करेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। ये अभूतपूर्व सार्वजनिक अपीलें। जब किसी देश के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अचानक खपत रोकने की बात होने लगे तो कान खड़े होना लाजमी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही असामान्य अपील की। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे 1 साल के लिए सोने की खरीदारी रोक दें और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल 25 से 50% तक कम करके नेचुरल फार्मिंग अपनाएं। इन कदमों को सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक देशभक्ति के कर्तव्य के रूप में पेश किया गया। देखिए, विदेशी मुद्रा बचाना तो ठीक है, लेकिन खपत रोकने की ऐसी सीधी अपीलें, ये आम आर्थिक हालात में तो बिल्कुल नहीं देखी जाती। तो सवाल उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। यहीं से हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, ज्वेलरी बाजार में उथल-पुथल। हमारी जीडीपी में 7% का योगदान देने वाले इस सेक्टर में सोना मत खरीदो वाली अपील ने कैसा हड़कंप मचाया, आइए देखते हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का रिएक्शन तुरंत और बहुत सख्त था। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि सोने की खरीद कम करने से सीधा असर इस सेक्टर से जुड़े 1 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। जरा सोचिए, 1 करोड़ लोग, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है लाखों परिवारों का भविष्य जो इस इंडस्ट्री की डिमांड पर टिका है। और जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स पर चलता है। इस सार्वजनिक अपील के आते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट कैप से सीधे 6 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। बड़े बड़े और प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और पीसी ज्वेलर्स के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। मतलब इन्वेस्टर्स ने इस बयान को इस इंडस्ट्री के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े जोखिम के तौर पर देखा। ट्रेड यूनियंस का तो ये तक अनुमान है कि इस अचानक पैदा हुए डर की वजह से भारत में सोने की जो आम खपत 800 टन होती है, वो सिकुड़कर 500 टन रह सकती है। अब इसका असर सिर्फ कंपनियों के मुनाफे पर नहीं होगा, इसका सीधा और सबसे बुरा असर पड़ेगा उन रिटेल कर्मचारियों और बंगाल, उड़ीसा से आने वाले उन कुशल कारीगरों पर जो अपनी कला से ये गहने बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक मैक्रो इकोनॉमिक अपील माइक्रो स्तर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी हिला सकती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुद्रा पर दबाव और पूंजी का पलायन। आखिर सरकार इतने बड़े और अहम सेक्टर को दांव पर क्यों लगा रही है? इसकी जड़ में है हमारी करेंसी पर पड़ रहा भारी दबाव। असल बात यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, लेकिन हमारा अपना प्रोडक्शन सिर्फ 1.6 टन, जबकि हम आयात करते हैं 83 टन। इस भारी भरकम आयात के लिए हमें चुकाने पड़ते हैं बहुत सारे अमेरिकी डॉलर्स, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होकर 95 के आसपास गोते लगा रहा हो तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। महंगा डॉलर मतलब महंगा आयात, और इसीलिए सोने की डिमांड को पॉज करने की ये कोशिश की जा रही है। अगर हम व्यापक राजकोषीय आंकड़ों यानी मैक्रो फिस्कल डेटा को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सिर्फ 2 महीने के अंदर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $40 बिलियन कम हो गया। जब रिजर्व इतनी तेजी से गिरता है तो तेल और बाकी जरूरी चीजों का बिल भरने का प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाता है। इसी प्रेशर की वजह से शायद सोने जैसी चीजों का आयात रोकने की ये सख्त अपील की गई है। इस विदेशी मुद्रा संकट को और भी बदतर बना रहा है कैपिटल फ्लाइट, यानी पूंजी का तेजी से बाहर जाना। विदेशी निवेशक सिर्फ 4 महीनों में $1.8 बिलियन से ज्यादा निकाल चुके हैं। अकेले मई में ही 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट से बाहर हो गए, और एफडीआई, उसमें भी साल दर साल 159% की भारी गिरावट आई है। सीधा सा गणित है, जब देश में डॉलर आने से ज्यादा बाहर जाने लगें तो अर्थव्यवस्था पर एक गंभीर ढांचागत दबाव पैदा होता है। चलिए, अब चौथे भाग में हम इसकी तुलना ग्लोबल मार्केट से करते हैं। क्या इक्विटी में ये उथल-पुथल सिर्फ भारत में है? डेटा बताता है कि भले ही हमारी जीडीपी दक्षिण कोरिया से काफी बड़ी है, लेकिन 2024 में दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार ने 74% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, जबकि हमारी इक्विटीज में 7.5% की गिरावट आई है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये साफ करता है कि विदेशी निवेश अपना पैसा भारत से निकालकर दूसरे एशियाई बाजारों में क्यों ले जा रहे हैं। उन्हें वहां बेहतर रिटर्न और अधिक स्थिरता मिल रही है। कॉर्पोरेट ताकत की बात करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण कोरिया की सिर्फ एक कंपनी सैमसंग का
टैक्स देने के बाद का जो मुनाफा है वो भारत की टॉप 14 कंपनियों, जिसे हम इंडिया इंक कहते हैं, उन सबके कुल मुनाफे से भी ज्यादा है। ये डेटा भारतीय इक्विटीज के ऊंचे वैल्यूएशन और कंपनियों की असली कमाई के बीच के बड़े अंतर को बेनकाब करता है। विदेशी निवेशक ये सब बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और ग्लोबल टेक कंपनियों का दबदबा तो देखिए। सिर्फ एक एनवीडिया जैसी टेक कंपनी का मार्केट कैप आज $5 ट्रिलियन के पार चला गया है। ये आंकड़ा हमारी पूरी जीडीपी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सभी कंपनियों के टोटल वैल्यूएशन से भी कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में ग्लोबल कैपिटल उसी तरफ आकर्षित होती है जहां फ्यूचर की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ सबसे मजबूत दिखती है। चलिए अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कृषि में बदलाव और प्रणालीगत जोखिम। जो दूसरी बड़ी अपील थी वो थी ग्रामीण इलाकों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अचानक 50% तक कम करने की। जब बिना किसी ठोस तैयारी के कृषि क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव की बात होती है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट्स को तुरंत 2021 के श्रीलंका संकट की याद आ जाती है। वहां भी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए रातों रात 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग थोप दी गई थी। नतीजा क्या हुआ? फसलें बर्बाद हो गईं, खाने पीने की चीजों की महंगाई 50% तक पहुंच गई और आखिर में वहां एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट और जन विद्रोह भड़क उठा। ये नीतिगत जल्दबाजी के खतरों की एक बहुत ही डरावनी चेतावनी है। हमारे अपने आधिकारिक आंकड़े भी बताते हैं कि भारत का कृषि बुनियादी ढांचा इस अचानक बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में ऑर्गेनिक उत्पादन असल में गिरा है। भारत की इतनी विशाल खेती की जमीन में से सिर्फ करीब 15.5 लाख हेक्टेयर ही ऑर्गेनिक के दायरे में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे बड़े बदलाव रातों रात नहीं हो सकते। इनके लिए सालों की प्लानिंग और किसानों को तगड़ा वित्तीय सपोर्ट चाहिए। बुआई के सीजन से ठीक पहले ऐसी अपीलें ग्रामीण समुदायों की रोजी रोटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाती हैं। अब हम अपने अंतिम और छठे भाग पर आते हैं, अपीलें बनाम ढांचागत सुधार। चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका व्यापक अर्थ क्या है। वित्तीय विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि जब आपकी करेंसी का अवमूल्यन हो रहा हो और कैपिटल फ्लाइट हो रही हो तो आपको इन अपीलों की नहीं बल्कि ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी ढांचागत सुधारों की जरूरत होती है। सिर्फ लोगों के व्यवहार में अचानक बदलाव लाने की कोशिश करना बहुत ही अस्थायी समाधान है। उल्टा इससे रिटेल, रोजगार और कृषि क्षेत्रों को सीधा नुकसान पहुंच सकता है। लंबी अवधि की स्थिरता के लिए विदेशी पूंजी भंडार का निर्माण करना और निवेश के माहौल को बेहतर बनाना ही एकमात्र रास्ता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपको एक अहम सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। जरा सोचिएगा, क्या कोई भी देश सिर्फ अपने नागरिकों से जरूरी चीजें खरीदना बंद करने की अपील करके अपनी अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायी रूप से स्थिर कर सकता है? या फिर हमें गहरे और अधिक स्थायी नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है? इन आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नीतियां हमारा और आपका आने वाला कल तय करती हैं।